एक रहस्यमय द्वीप है जो जादू की तरह प्रकट और गायब होता है, ठीक उसी तरह जैसे श्रेडिंगर की बिल्ली। यह श्रेडिंगर का द्वीप एक ही समय में अस्तित्व में है और नहीं है। इसे सैंडी द्वीप कहा जाता है और यह मानचित्रों में दिखता था पर असल में नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय द्वीप समूह को खोजने साहसिक यात्रा कर इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाने का निर्णय लिया। लेकिन जब वे उन समन्वयों पर पहुंचे तो उन्हें अंतहीन नीले लहरें मिली। लग रहा था सैंडी द्वीप उनके साथ छिपा-छिपी का खेल खेल रहा हो। यह कहानी 1874 की है। व्हेल शिकार करने वाला जहाज इस क्षेत्र से गुजर रहा था। उसने द्वीप की रिपोर्ट की। जिसने भी इसे देखा उसने कहा कि यह 15 मील से अधिक लंबा और 3 मील चौड़ा था। मैनहट्टन के आकार के बराबर है, इसलिए यह बिल्कुल भी छोटा नहीं था। लेकिन हर बार जब शोधकर्ता उस क्षेत्र का दौरा करने गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए 1974 में न्यू कैलेडोनिया से एक आधिकारिक मिशन ने घोषणा की कि सैंडी द्वीप वास्तव में कोई चीज नहीं थी और इसे सभी मानचित्रों से हटा दिया। लोग अपनी जिंदगी जीते रहे। उन्होंने देखा कि सैंडी द्वीप गूगल अर्थ पर एक काले धब्बे के रूप में दिखा। 2012 में ऑस्ट्रेलिया की एक और खोज ने क्षेत्र बाहर जाने का निर्णय लिया ताकि कुछ स्पष्टता मिले। उन्हें खोए हुए सैंडी द्वीप के लिए शोकगीत लिखना और समझाना था कि इस गड़बड़ी का कारण क्या। शुरुआत के लिए 1900 के दशक में मानचित्रण तकनीक अपने चरम पर नहीं थी। समन्वय गलत होना आसान था। फिर यह तथ्य था कि यह क्षेत्र ज्वालामुखीय गतिविधियों में बड़ा है। संभवतः ज्वालामुखीय लावा ठंडा होकर किसी प्रकार का तैरता टुकड़ा बना गया। मान लीजिए कि वह शिकार करने वाला जहाज गुजरा, ज्वालामुखीय तैरते टुकड़े को देखा और दूर से सोचा कि यह भूमि है। यह एक अनुमान है। मनुष्य ने दुनिया भर में दूर दूर तक यात्रा की है और ऐसा लग सकता है कि किसी समय पर हमने अपने ग्रह के हर कोने की खोज कर ली है। लेकिन जब माउंट लिको गूगल अर्थ पर दिखाई दिया तो वैज्ञानिकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। मोजाम्बिक के उत्तरी हिस्से में यह छिपा हुआ रत्न कोई साधारण वर्षावन नहीं है। यह एक ज्वालामुखी के अंदर स्थित है। इस रहस्यमय वन के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए दृढ़ संकल्पित विशेषज्ञों ने दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक टीम बनाई। माउंट लिको की यात्रा आसान नहीं थी क्योंकि उनके और जंगल के बीच एक चुनौतीपूर्ण ऊर्ध्वाधर चट्टान चढ़ाई थी। लेकिन 6 वर्षों की योजना और तैयारी के बाद वे इस चुनौती के लिए तैयार थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह उनकी कल्पना से भी बेहतर था। वह स्थान एक पूरी तरह से देखभाल किए गए बाग की तरह था। जंगल की आवाज अन्य वर्षावनों से अद्वितीय और अलग थी। वहां कुछ बेहद बड़े कैटरपिलर थे जो खतरनाक लग रहे थे और उन्होंने प्राचीन बर्तन और एक अप्रभावित मानव पारिस्थितिकी तंत्र के सबूत भी पाए। टेरा इनकोग्निटा का अर्थ है अज्ञात भूमि और आज अनकवर की जा रही सबसे बड़ी अज्ञात क्षेत्रों में से एक अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के नीचे की भूमि है। बर्फीली सतह के नीचे घाटियों, जलमार्गों और झीलों की एक पूरी नई दुनिया है जिसे अब मानचित्रित किया जा रहा है। कोई यह सोचने से नहीं रोक सकता, क्या वास्तव में अंटार्कटिका की जमी हुई सतह के नीचे तरल पानी है? हाँ, पानी दबाव के कारण बिना जमने के रूप में मौजूद रह सकता है। तरल पानी पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग का परिणाम है और इसी तरह हमें वाष्ती झील जैसी चीजें मिलती हैं। अब आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन लेक वोस्टोक यही है। यह पूर्व अंटार्कटिका में स्थित है और 2.5 मील मोटी बर्फ के नीचे है। यह विशाल झील लगभग 4800 वर्ग मील है। मनुष्य इसे केवल कुछ उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकों जैसे भूकंपीय ध्वनि माप और बर्फ छिद्रण रडार की मदद से ही खोज पाए। इन वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभावना है कि यह झील 15 मिलियन वर्षों से वहां मौजूद है। भूटान मानचित्र पर अन्य चीजों में पूरे एशिया में सबसे खुशहाल देश होने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसने इन सभी वर्षों तक एक छिपा हुआ रत्न रखा। दुनिया के सबसे ऊंचे अविजित पहाड़ों में से एक खुनखर पंसू। भूटान शानदार हिमालयी पहाड़ों में घिरा हुआ है। यही कारण है कि चढ़ाई समुदाय उस समय बेहद उत्साहित था जब उन्होंने एक अप्रयुक्त पर्वत की खोज की।
कल्पना कीजिए कि आप एक अन्वेषित चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह निश्चित रूप से आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक स्थान दिलाएगा। यह पर्वत भूटान के एक कानून के कारण अछूता रहा है। स्थानीय लोगों के लिए यह पर्वत शिखर एक पवित्र स्थल है जो रहस्य और किंवदंतियों में लिपटा हुआ है। उनमें से एक विश्वास यह है कि पहाड़ पर चढ़ने की पवित्रता उसके शिखर तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि पहाड़ के साथ संवाद करने और प्रक्रिया का आनंद लेने में है। हमें स्वीकार करना होगा कि यह पश्चिमी लोगों के लिए एक तरह की नई जानकारी है। यदि आप कभी न्यूयॉर्क राज्य में हो तो सुनिश्चित करें कि आप एग्लो जनरल स्टोर देखें। आपको कैटस्किल्स के आसपास कहीं ड्राइव करना होगा ताकि एक सुंदर, भव्य, बड़ा कुछ न हो सके। एग्लो अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध पेपर टाउन में से एक है, जिसे नकली शहर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ मामला सैंडी द्वीप से अलग है। एग्लो टाउन कभी अस्तित्व में नहीं था और यह एक गलती नहीं थी। आप देखिए, मानचित्रकारों के बीच एक पुरानी कॉपीराइट प्रथा है। वे कागज के शहरों को जोड़ते हैं ताकि वे जान सके कि कब कोई बस उनके काम को कॉपी पेस्ट कर रहा है। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन आदमी ने एक गैस स्टेशन पर नक्शा उठाया जिसमें एग्लो टाउन चिह्नित था। व्यक्ति ने एक दुकान खोलने का निर्णय लिया और इसका नाम एग्लो जनरल स्टोर रखा। कुछ लोग कहते हैं कि दुकान खोलने वाले व्यक्ति को मानचित्रकारों से एक मुकदमे का सामना करना पड़ा। खैर, यह केवल इतना सालों तक चला कि यह एक राष्ट्रीय मजाक बन गया। अमेरिकियों ने पूरे अमेरिका से इस शहर के नकली स्वागत संकेत के साथ एक तस्वीर लेने के लिए यात्रा की। और फिर हमारे पास बर्मेहा द्वीप है जो मेक्सिको की खाड़ी में स्थित है। यह अजीब द्वीप 16वीं और 17वीं शताब्दी के कई मानचित्रों पर दिखाई दिया। इसे संभवतः स्पेनिश खोजकर्ताओं द्वारा बनाया गया था। निश्चित रूप से इसका सटीक स्थान मानचित्र से मानचित्र में भिन्न था और इसका नाम कभी कभी बर्मेहा के रूप में भी दिखाई देता था, लेकिन इसका अस्तित्व काफी निश्चित था। बेरमेहा द्वीप को आखिरी बार 1921 के एक मैक्सिकन मानचित्र में देखा गया था और फिर अचानक यह पूरी तरह से क्षितिज से गायब हो गया। लोगों ने बात करना और सोचने लगे, क्या द्वीप डूब गया? क्या इसे नष्ट कर दिया गया? 2009 में द्वीप की खोज के लिए 3 आधिकारिक जांचें हुई। उन्होंने मैक्सिकन समुद्र के तल को खंगालने के लिए उच्च तकनीक का उपयोग किया, लेकिन बर्मेहा कहीं नहीं मिला। शोधकर्ताओं के पास इसके बारे में कई अनुमान थे। आइए इन विचारों में से एक पर गहराई से चर्चा करें। यह विचार शायद पुराने समय के खोजकर्ताओं द्वारा अपने दुश्मनों को भूमि और सोने की खोज में भटकाने के लिए बनाया गया था। खैर, यह संभव लगता है। चलिए रियो डी जनेरियो पर एक नजर डालते हैं। एक समय यह शहर अनौपचारिक क्षेत्रों से भरा हुआ था। इन स्थानों को झुग्गियों या फेवेलास जाना जाता है। ये बड़े शहर के अंदर छोटे छोटे शहरों की तरह होते हैं। कुछ फेवेलास को वंचित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां निवासियों को अन्य नागरिकों की तरह शहरी सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे कि सीवेज सिस्टम और कचरा उठाने की सेवाएं। ये झुग्गियां इतनी तेजी से बढ़ी कि सरकार के पास उनके विकास पर नजर रखने का समय नहीं था। इसलिए आज आमतौर पर निवासियों को ही सड़कों के नाम रखने होते हैं और जो कुछ भी उनके पास है उसी से काम चलाना पड़ता है। ब्राजील के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में एक रियो डी जनेरियो स्थित है, जिसे रोसिन्हा कहा जाता है और इसे सरकार से 1990 के दशक में एक पड़ोस के रूप में ही मान्यता दी गई थी। हमारा अपना महासागर का तल शुक्र, मंगल और चंद्रमा की तुलना में कम मानचित्रित है। हमारे महासागरों का 95% हिस्सा अन्वेषित है। अजीब है ना? हमारे पास उपलब्ध तकनीक है जो मुख्य रूप से सोनार ध्वनियों पर आधारित है, जो समुद्र के तल पर तरंग ध्वनियाँ भेजती है और जो वे वापस सुनते हैं उसे दर्ज करती है। समुद्र के तल का गहराई से मानचित्रण करने के मुख्य लाभों में से एक यह होगा कि समुद्री खतरों जैसे भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखीय विस्फोटों की जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके अलावा वहाँ कई अनजान समुद्री जीव हैं। यह हमें संरक्षण और हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की वास्तविक गतिशीलता को समझने में एक महान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों संग साझा करें। यदि और चाहिए इन वीडियो पर क्लिक करें। ब्राइट साइड पर बने रहें।